रेखाएं और कोण हम लोग पढ़े थे, तो पहला हम बताए थे तुम लोगों को, सारे एंगल को थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं, ख्याल करेगा ना। पहला एंगल कौन सा था हम लोगों का? हाँ, अधिक कोण। अरे कोई एक बोलो ना। पहले रेखाखंड ना, रेखाखंड पता है ना। तो रेखाखंड में क्या होता था हम लोगों का? जिसके दो क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं। जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड। दूसरा ध्यान देगा, दूसरा में हम लोग जाने थे रेखा। रेखा में क्या होता है? जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता का मतलब वो कैसे होगा? इधर भी बढ़ेगा और पीछे भी बढ़ेगा। बस में मेरा रेखाखंड में क्या होता है? दो अंत बिंदु, एक निश्चित ऐसे, ये ए है तो ये बी है, और ये ए है और ये बी है, तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं दिख रहा। बात समझ में आ रहा है? और तीसरा में हम लोग क्या पढ़े थे? किरण। किरण में क्या होता है बोलो? एक क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु होता है, या तो एक अंत बिंदु होता है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग किरण को कैसे डिनोट करते थे? इस तरह का, मतलब एक पॉइंट रहेगा और दूसरा पॉइंट हम लोग को नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? किरण, ठीक है ना। और क्या पढ़े थे? हाँ, संरेख बिंदु ना। संरेख बिंदु ध्यान देगा, संरेख बिंदु ऐसा बिंदु को कहते हैं जो एक सरल रेखा में क्या रहेगा? मौजूद रहेगा। जैसे ये ए है तो यहाँ पर क्या है? बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ क्या है? ई। तो अब हम बोलेंगे कि ए, बी, सी, डी और ई जो है संरेख बिंदु है। क्यों है बोलने से? क्योंकि एक सरल रेखा में क्या है? स्थित है। यदि एक सरल रेखा में पॉइंट स्थित होगा तो सारे पॉइंट को हम कह सकते हैं संरेख बिंदु। बात समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, खाली ख्याल करना है। असंरेख बिंदु का बात करेंगे तो एक सरल रेखा में क्या होगा? मौजूद नहीं रहेगा। एक सरल रेखा में यदि बिंदु मौजूद नहीं रहेगा तो उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु। क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देगा, उसके बाद थे प्रकार। अब कोण के प्रकार को थोड़ा सा परिहास करना है ना। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार में बोलो न्यून कोण का बात हम करेंगे। नंबर 1 न्यून कोण। पहले समकोण को चलते हैं। किसको बोलो? समकोण। समकोण क्या होता है? जो क्या होता है? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? हमेशा एक सीधे ऐसे बनेगा। ये वैल्यू कितना डिग्री होगा मेरा? 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग एक क्या कहते हैं? समकोण। ख्याल आएगा? जिस कोण का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। दूसरा ध्यान देगा, न्यून कोण। न्यून कोण कौन नहीं जानता है? जो 90 डिग्री से क्या होगा बोलो? कम। 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 से क्या होगा? अधिक, और 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण, ठीक है ना। न्यून कोण का फिगर तो पता चल जाएगा ना। फिगर कैसे देगा? ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हमेशा ऐसे झुके रहेगा, इस टाइप का या इस टाइप का। बात समझ में आ रहा? तो ये जितने भी कोण होगा, ये कितना, ये कोण, ये वाला, ये अंदर वाला कोण को हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण। जिसको नहीं समझ में आएगा बोलेगा। अधिक कोण का यदि हम बात करेंगे तो अधिक कोण क्या होता है बोलो? 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से, 90 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री, 90 से अधिक, 90 से अधिक और 180 से क्या होगा? कम होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए ना। तीसरा में ध्यान देगा, तीसरा में क्या, चौथा में क्या बताए थे? संपूरक कोण में ध्यान देगा। पहले ऋजु कोण को समझ लेते हैं, है ना। ऋजु कोण हम बताए नहीं थे, ध्यान दे, बताए हैं लेकिन ऋजु कोण को समझेगा। ऋजु कोण क्या होता है? वैल्यू दोनों का क्या होता है? सेम होता है। ऋजु कोण और संपूरक कोण का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 180। जब भी ऋजु कोण का सवाल करेगा और संपूरक कोण का सवाल करेगा तो वैल्यू याद रख ले करना, कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 180। लेकिन खाली अंतर इतना होता है, ध्यान देगा, इसमें अंतर इतना होगा कि ये एक पॉइंट पर
ये एक पॉइंट पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 180। ऐसे यदि ओ बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, ऋजु कोण। ख्याल रहेगा? संपूरक कोण ध्यान देगा। और संपूरक कोण का भी वैल्यू कितना होता है? 180। लेकिन वहां पर क्या होता है? संपूरक कोण में ध्यान देगा, क्या होता है? कौन बताएगा? दो एंगल का वैल्यू, दो कोण को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना डिग्री होना चाहिए? 180। तो दोनों कोण को एक दूसरे का क्या कहते हैं? संपूरक कोण। जैसे मान लो ऐसा है, ऐसा ये देखो, 180 डिग्री था ना, आप इसको कितना में बांट देंगे हम? दो ठो में। 90 का बात नहीं है, 90 का ही बात नहीं है, दोनों कोण को जोड़ने से खाली वैल्यू कितना आना चाहिए? 180। अब मान लो हम ऐसे करेंगे मान लो, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? संपूरक कोण। एक दूसरे का क्या होगा? संपूरक। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं, अब रेखा हम ऐसे तो डाल सकते हैं, तो ये कम डिग्री का एंगल बनेगा, ये अधिक का बनेगा। तो ऐसे मतलब दो कोण को जोड़ने से वैल्यू कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा? संपूरक कोण। बात समझ रहा? अब बोलेंगे हम 60 डिग्री दिए हैं, मान लो का बात है यहाँ 60 डिग्री, तो इसका संपूरक कोण कौन सा होगा? बोल देगा। तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? बोल देगा। तो इसके साथ में ये एंगल जो है, तो ये एंगल कितना होगा? 120। तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? 120 डिग्री। 60 का संपूरक कोण कितना होगा? 120। 120 दे दिए रहेंगे, बोलेंगे 120 का संपूरक कोण कितना होगा? 60। बात समझ में आया? तो यानी कि दो एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री यदि वैल्यू मिलेगा तो वो संपूरक कोण कहलाएगा। और यदि एक ही एंगल का वैल्यू कितना डिग्री मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋजु कोण। बात क्लियर है ना? ठीक, ध्यान देगा। आगे में हम बताए थे, क्या बताए थे? प्रतिवर्ती कोण। ये सबको समझ में आना चाहिए ना? प्रतिवर्ती कोण हम बोले थे, प्रतिवर्ती कोण का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक, कम। 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से क्या होता है? कम। तो वो कोण क्या कहलाएगा? मेरा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना? एग्जाम्पल ध्यान देगा, एग्जाम्पल पे ज़्यादा गौर करना है। जैसे मान लो ऐसा है, ये पूरी सीधे कर देंगे तो ये वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? 180। लेकिन 180 डिग्री वाला एंगल को तो हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण कह सकते हैं, नहीं तो संपूरक कोण। तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं कहलाएगा। 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक का मतलब ये एंगल थोड़ा सा, ये एंगल ऐसे करके क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मतलब ये लकीर होना ही नहीं चाहिए, सीधे ये ऐसे लकीर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? तो ऐसा लकीर बन गया, सीधे हमेशा ख्याल करना 180 बनेगा। अब 180 डिग्री से अधिक प्रतिवर्ती कोण, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। बात समझ में आ रहा है? और ये बोलो, ये कोण 180 डिग्री से अधिक होगा कि नहीं? लगभग कितना डिग्री का कोण बनेगा? 200 डिग्री। अब बोलो इधर वाला कोण कौन सा कोण बनेगा? अधिक कोण बनेगा। ये हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। और 180 डिग्री से क्या बनेगा? कम बनेगा। क्या के लिए? ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू 180, यहाँ से यहाँ घूमेगा तो 180 होगा, लेकिन ये 180 तक तो नहीं पहुँचा है, कम हो गया। तो 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा, लेकिन 180 से क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि प्रतिवर्ती कोण में नहीं छकाएगा ना। ठीक, ध्यान देगा। अब इसके बाद कौन सा कोण हम लोग कल पढ़े थे? आसन कोण। आसन कोण कौन सा कोण कहलाएगा? आसन कोण में भी क्या होता है? ध्यान देगा। एक बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। जो कोण का डेफिनेशन हम दिए थे ना, एक बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। और एक भुजा क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। तो उसको हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? आसन कोण। जैसे फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे। अब ये पॉइंट और ये रेखा ध्यान देगा, अच्छा से गौर करना है। अब बोलो इस कोण के लिए ये रेखा, इस कोण के लिए ये रेखा, दोनों के लिए एक ही रेखा है ना, तो इसको हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे? उभयनिष्ठ रेखा। और ये बिंदु देखो, इस कोण के लिए ये बिंदु, इस कोण के लिए ये बिंदु, और दोनों कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आसन कोण। दोनों कोण को क्या कहेंगे? आसन कोण। जब भी इस तरह का दिखा हमको, तो हम इस कोण का नाम क्या दे सकते हैं? आसन कोण। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कोणों के रेखिक युग्म। कोणों के क्या पढ़े थे? ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा ना, कोण ख्याल करना। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या? ज़्यादा ख्याल रखेंगे। कोणों के रेखिक युग्म। तो कोणों के रेखिक युग्म क्या कहलाता है? यदि सभी कोण को जोड़ेंगे तो एक क्या बनना चाहिए? 180 डिग्री बनना चाहिए और एक रेखा बनना चाहिए।
तो रेखा तभी बनेगा जब यहाँ पर इस बिंदु पे कितना, देखो ये रेखा कब बनेगा, जब इस पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा तभी ना रेखा बनेगा। और इस ये जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे हम छोड़ देंगे मान लो, तो अब तुम लोगों को तो पता है कि ये कौन सा कोण हो जाएगा, वो कौन सा ऋजु कोण। अब बोलो ये रेखिक युग्म कह सकते हैं, नहीं कह सकते। रेखिक युग्म तभी कह सकते हैं जब सभी कोण को जोड़ेंगे और वैल्यू क्या आना चाहिए, 180। अब ये कोण तीनों कोण को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना जाना चाहिए, 180। तो इसको हम लोग कहेंगे रेखिक युग्म, मतलब कोणों का योग है, मतलब बहुत सारे एंगल बनेगा और उसको जोड़ेंगे तो कितना डिग्री एंगल मिलेगा, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग कहेंगे कोणों के रेखिक युग्म। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लीन था, ध्यान देगा। अब हम लोग लास्ट पढ़ना है, यहाँ तक यदि सबको पता चल गया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देगा, हम कल बताए थे दो समांतर रेखाएं रहेगा, क्या रहेगा, दो समांतर रेखाएं को क्या, एक तिर्यक रेखा कल लिखा है तो थोड़ा सा ना, एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो करती है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। अकेले के हम बताए थे, ध्यान देगा, प्रतिच्छेद रेखा किसको कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा जब एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो ऐसे रेखाएं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बोले 9th क्लास का ये चैप्टर करने के बाद पहला थ्योरम यही वाला पढ़ेंगे और इसे से फिर रिलेशन मैथ बनेगा। ठीक है ना, तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। परिच्छेद रेखाएं पता, अपरिच्छेद रेखाएं बोलने से जब कभी नहीं मिलेगा ना, जब कभी नहीं मिलेगा तो रेखाएं कैसे होगा, समांतर होता है। कैसे हो, ऐसा रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिच्छेद रेखाएं। यदि मान लो ऐसा खींच दें हम, अपरिच्छेद रेखा कह सकते हैं इसको, क्यों नहीं कह सकते हैं, हाँ क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, एक बिंदु पर कट जाएगा तो परिच्छेद हो जाएगा, तो ये परिच्छेद रेखाएं में आएगा। अब परिच्छेद रेखाएं का मतलब क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, जो कभी नहीं कटेगा। ठीक है ना, चलो ये भी क्लियर है, तो इसको जान लेते हैं। अब ये ए बी है, ये सी है, ये डी है, और एक तिर्यक रेखा कौन सा हम ले लिए हैं, एल। कौन सा ले लिए, एल। और ये देखो जैसे ही तिर्यक रेखा खींचे हैं, गौर करना है, एंगल बहुत सारे बन रहा है यहाँ पर। ये एंगल कितना दे दिया, मान लो 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8। आप खाली इसी को जानना है, इसी को ख्याल करना है तुम लोगों को। ठीक है ना, यदि ये ख्याल हो गया ना, फिर ज्यामिति का जितना भी मैथ आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्यामिति से रिलेशन जितना भी मैथ आएगा, हम बोले किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो नहीं सीखेगा उसी को प्रॉब्लम होगा, और जो सीख लिया उसको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। बस समझ में आ गया, ध्यान देगा। तो पहला नंबर में हम लिखते हैं, तो कोणों के युग्म बनता, तो क्या बनता है बोलो, जब भी दो समांतर रेखाएं रहेगा और एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, कोणों के युग्म मिलता है। क्या मिलता है, कोणों के युग्म, मतलब कोणों का जोड़ा मिलता है। ठीक है, और इस कोणों का जोड़ा जो होता है वो सबका अलग अलग नाम है। जैसे हम बोले थे 1 और 3 कौन सा कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने का कोण क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। 2 और 4 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। 5, 7 क्या होगा, शीर्षाभिमुख। 6 और 8 क्या होगा, शीर्षाभिमुख। ध्यान देगा। तो पहला लिखते हैं कोण 1 बराबर कौन सा होगा बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर ये आया ना। ये जितने भी हैं ध्यान देगा, ये कौन सा कोण कहलाएगा, ऐसे लिख देंगे तो पूरे समझ में आ जाएगा ना। शीर्षाभिमुख कोण, या क्या कहते हैं इसको, सम्मुख कोण भी, या क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। और एक चीज ध्यान देगा, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दे रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण या सम्मुख कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पॉइंट याद आ जाएगा। दूसरा में ध्यान देगा। दूसरा में देखो, आप दूसरे को लेके चलते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। शीर्षाभिमुख और कभी भी हम कैसे भी फोटो बना देंगे और शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण का हम बात करेंगे तो तुरंत पहचान लेना, ठीक है ना। आप देखो अंदर वाला जितना भी कोण रहेगा, अंदर वाला 3 और 6, 4 और 5, कोण कितना है? 4 और 5, 4 और कोण 5। और नेक्स्ट क्या है? कोण 3 और कोण क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो अंतःकोण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतःकोण। अंतःकोण। और अंतःकोण का योगफल कितना होता है? अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। याद रहेगा। अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट देखेगा तीसरा, इसको आप देखेगा, अंदर अंदर ले लिया ना, और एक अंदर और एक बाहर, ये 1 और 5, कोण 1 और 5, फिर 2 और 6, नेक्स्ट 4 और 8, ऐसा ही दिख रहा ना। और ये जितने भी कोण हैं, कौन सा कोण कहलाते हैं? संगत कोण। क्या कहते हैं इसको? असंगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, 3 बराबर कितना होगा? 7। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेगा चौथा, संगत कोण बन गया। अब मेन सबको पहले लिख लेते हैं, जो याद रहना चाहिए ना। अब देखो एकांतर अंतःकोण को जानते हैं। किसको जानते हैं? एकांतर। कौन वाला? एकांतर अंतःकोण बोलने से तिरछा चल जाना है। कैसे तिरछा? जैसे 4 और 6, 3 और 5, कोण 4 और 6, और फिर कोण 3 और, ये कौन सा कहलाएगा? एकांतर अंतः, ठीक ना। और एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक। पांचवा में देखो, एकांतर बाह्य कोण बोलेगा तो बाहर बाहर कोण को लेना, 1 और 7, ठीक है ना। कोण 1 और कोण 7। देखो ये बहुत कम आता है मैथ में, है ना। बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण बहुत कम आता है। ज्यादातर बनता है एकांतर अंतःकोण से, संगत कोण से, सम्मुख कोण से और अंतःकोण से बनता है। बात समझ में आ रहा? तो जो इम्पोर्टेंट है आप फिर बाद में आएगा तो वो बेसिक में लिख लेगा। समझ रहा है ना। यहाँ ऐसे तो यहाँ पॉइंट खत्म नहीं ना कर दिए हैं, तो तुम लोगों का पेज तो बचे ही रहेगा। जब कोण नया नया आएगा उसको हम यहाँ पर बताते जाएंगे, तुम लोग नोट्स में यूज कर लेना, ठीक है ना। जो मेन है पहले, नहीं तो सब भुला जाएगा। कोण 1 और 7 और कोण 2 और कितना आएगा? बोलो 5। तो यहाँ पर 4 एंगल बनेगा। 1 और कितना? 7, 2 और 8, और फिर नेक्स्ट बोलो, उतना ही बनेगा ना। 1 और कितना बनेगा? और 7, 2 और क्या होगा? 8, 2 और 8। ये क्या कहलाएगा? बोलो एकांतर क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण। और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। लिख लो इतना।